हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। आप जो क्वेश्चंस स्क्रीन में देख रहे हैं उसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। आपको क्वेश्चन और आंसर को नोट भी करना है। हर क्वेश्चन को समझाने के बाद आपको मैं नोट करने का टाइम दूंगी। उस समय पे आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके आंसर को भी नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाएंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बच्चों पहला क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ स्नो when rolled over, snow increases in mass, volume and size. Is this comparable to growth as seen in living organisms and why? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक बर्फ के गोले को बर्फ के ऊपर रोल किया जाए तो क्या उसका मास, वॉल्यूम और साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और क्या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली ग्रोथ की से उस बर्फ के गोले की ग्रोथ की तुलना की जा सकती है, और यदि की जा सकती है तो क्यों की जा सकती है, नहीं की जा सकती तो क्यों नहीं की जा सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको रिकॉल करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से सजीव और निर्जीव के बारे में सोचना है, उसमें कौन कौन से क्या अंतर है वो सोचना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनमें उपापचय की प्रक्रियाएं होती हैं और उनमें रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, और वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं। कुछ ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं शो करते हैं। तो आंसर को कॉम्पैक्ट बना करके आप शो करेंगे, लिखेंगे, ग्रोथ in biological terms is characteristic feature of all living organisms. It relates to increase in size but accumulation of protoplasm in the cell, thus result in increase in size of the cell. यानी कि ग्रोथ जो है वो है तो सजीवों का लक्षण, लेकिन वो तब देखा जाएगा कि उसमें प्रोटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन हो रहा है कि नहीं, यानी कि जीव द्रव्य बढ़ रहा है कि नहीं। Whereas increase in number of cell by cell division results is the size of individual organism. Snow is an inanimate या non-living object. While rolling over snow, it gathers more snow on its surface, thus it increases in size by physical phenomenon but not by biological phenomenon. So this growth cannot be compared to that seen in living organisms. यानी कि जो वृद्धि है वो एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव द्रव्य का बढ़ना होता है, ठीक है। इसमें कोशिकाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के उपरांत, जिससे साइज किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का बढ़ता है। अब हम बात करें बर्फ की, तो बर्फ क्या है, एक निर्जीव पदार्थ है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। जब उसको हम बर्फ के ऊपर रोल ओवर करते हैं तो उस समय पे उसका सरफेस बढ़ता है, वो बड़ा होता है, वॉल्यूम, मास और साइज उसका बड़ा होता है, लेकिन वो एक फिजिकल फिनोमेनन है, यानी एक भौतिक। देखिए जैविक और भौतिक में क्या अंतर होता है। भौतिक वो जो आपको बाहर से दिखाई पड़ रहा है होते हुए, जैविक ग्रोथ आपको होते हुए दिखाई नहीं पड़ती है। आपका भौतिक चीजें दिखाई पड़ती हैं और जैविक चीजें शरीर के अंदर हो रही होती हैं, तो वो प्रोसेसेस आप देख नहीं पाते। तो ये क्या है, ये एक भौतिक घटना है, एक फिजिकल फिनोमेनन है, जिसमें कैसी ये जैविक घटना नहीं है, है ना। तो इसलिए बर्फ के गोले में हो रही ग्रोथ को सजीवों में हो रही ग्रोथ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी नोट करेंगे और साथ में बच्चों आंसर को भी आप नोट करेंगे। जो बच्चे को इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जिसको हिंदी में लिखना है वो इसको हिंदी में, मैंने आपको समझाया है तो आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को और आंसर को लिख सकते हैं।
बच्चों इसको कॉपी में नोट करेंगे सभी बच्चे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बर्फ के गोले वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे और इसके आंसर को भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इन अ गिवन हैबिटेट वी हैव 20 प्लांट स्पीसीज एंड 20 एनिमल स्पीसीज, शुड वी कॉल दिस एज डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। जस्टिफाई करना है आपने उत्तर को, ठीक है। तो आंसर को देखेंगे और लिखेंगे। इन अ गिवन हैबिटेट यानी दिए गए परिवेश में यहाँ पे 20 प्लांट स्पीसीज एंड 20 एनिमल स्पीसीज की बात की गई है। They will of course exhibit the biodiversity of that given habitat because diversity refers to variation in a broad term and can be applied to any area. Diversity का मतलब वो किसी भी एरिया पे अप्लाई किया जा सकता है। Whereas biodiversity is a degree of variation of life forms within a specified area. यानी कि यदि आपको डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता है तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हैबिटेट दिया गया है जिसमें 20 प्लांट स्पीसीज और 20 एनिमल स्पीसीज की बात की जा रही है, इस टर्म को हम डाइवर्सिटी न कह के बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड लिमिटेड एरिया के लिए पूछा गया और लिमिटेड एरिया के लिए जो पूछा जाता है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ना कि उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी के लिए एक ब्रॉड टर्म का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर हैज प्रोवाइडेड अ कोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, गिव हायरार्की ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन botanists follow while classifying plants and mention different suffixes used for the units. इसको नोट करेंगे। आप सबको पता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस विश्व में हैं जिनके बारे में नॉलेज है, जिनको क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसमें से आउट ऑफ विच देयर आर 422,000 नोन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, यानी 422,000 स्पीसीज प्लांट्स की भी हैं उनमें। तो ICBN प्रोवाइड करता है साइंटिफिकली अग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया उसके लिए डिसाइडेड हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में कुछ नियम के तहत कुछ आइडेंटिफिकेशन के क्राइटेरिया दिए गए हैं जिसके तहत क्लासिफिकेशन किया जाता है और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर उसका किया जाता है, और उसके बाद टैक्सोनोमिक हायरार्की में उसको कहाँ पे रखना है ये डिसाइड किया जाता है। ICBN has specified certain rules and principles in order to facilitate the study of plants by botanists. वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा ICBN ने कुछ certain rules और principles को बनाया है। It helps in correct positioning of any newly discovered organism through proper identification and nomenclature. है ना, नॉमेनक्लेचर और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद करेक्ट पोजीशनिंग किसी भी नए डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म की जाती है। तो कुछ टैक्सोनोमिक हायरार्की में क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं वो आपको देखना है, जो क्लासिफाई करते समय किसी भी प्लांट को किया जाता है। पहला हम बात लिखते हैं किंगडम। तो किंगडम में हम हमेशा प्लांट्स के लिए प्लांटी किंगडम लिखेंगे। डिवीजन की जब बात आएगी तो वहां पे सफिक्स जो यूज होता है, यानी लास्ट में जो वर्ड यूज होता है वो होता है फाइटा। जैसे क्या, प्लांट्स की यदि बात हो जाए और डिवीजन में हम लिख दें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कुछ भी लिखें तो फाइटा डिवीजन यहाँ पे यूज होगा। क्लास में लास्ट में और सफिक्स में AE यूज होगा, ऑर्डर में एल्स यूज होगा, जैसे पॉलीमोनियल्स। ठीक है, फैमिली में हम लिख सकते हैं, उसमें सफिक्स लगता है लास्ट में EAE या CEAE, जैसे सोलेनेसी, मालवेसी, लिलिएसी, कुकुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, है ना। कहीं कहीं कुछ अलग यूज है, अदरवाइज सी ज्यादातर मालवेसी, कुकुरबिटेसी इस तरह से यूज होता है। तो लास्ट में जो स्पेलिंग लिखते हैं हम, वो नॉर्मल स्पेलिंग नहीं होती, उसमें केवल C शब्द लिखने के लिए CEAE
सफिक्स का यूज किया जाता है। जीनस क्या है? किसी भी चीज का जब वैज्ञानिक नाम रखा जाता है तो उसमें दो भागों में वो बंटा होता है। पहला भाग कुछ अलग कहता है और दूसरा भाग अलग होता है। तो पहला भाग जो है वो होता है जीनस और दूसरा भाग होता है उसका स्पीसीज। फैमिली में लास्ट में EAE या CEAE लगता है। जीनस में फर्स्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली कैरिंग लैटिन वर्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स। वो जनरली लैटिन वर्ड होता है और इटैलिक्स में यानी कि थोड़ा सा तिरछे शब्दों में लिखा जाता है। और स्पीसीज क्या होता है? साइंटिफिक नेम का सेकेंड वर्ड ऑफ साइंटिफिक नेम ऑल्सो रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर मान लीजिए हम बोलते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो ये क्या है? ये एक आलू का वैज्ञानिक नाम है जिसका जीनस है सोलेनम और स्पीसीज है ट्यूबेरोसम। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है और पॉलीमोनियल्स इसका ऑर्डर होगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो किस तरह से क्लासिफिकेशन करना है उसकी आपको हायरार्की याद होनी चाहिए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज में कभी जाएं क्लासिफाई करने के लिए तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो। तो इसको नोट करेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अ प्लांट स्पीसीज, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम। अ प्लांट स्पीसीज shows several morphological variations in response to altitudinal gradient. When grown under similar conditions of growth, the morphological variations disappear and all the variants have common morphology. What are these variants called? आंसर में लिखेंगे these variants are called biotypes. उन्हें हम biotypes कहते हैं. It is a group of genetically similar plants showing similarity when grown in same environmental and geographical regions. The same environment provide them the similar abiotic factors like soil, pH and temperature. When they are grown in two different geographical regions, they are exposed to different abiotic characters. Thus, it affects their growth and development, bringing changes in their external morphological features, but they have the same genetic constitution. क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? पूछा जा रहा है कि एक ऐसी प्लांट स्पीशीज जो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस शो करती है अलग अलग जगह पे होने के कारण, उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज क्यों आता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसका सेम है, लेकिन जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो असर डालते हैं उसकी ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पे और उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, बट दे हैव द सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन भी नोट करेंगे और आंसर भी बच्चों नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ डू यू प्रिपेयर योर ओन हार्बेरियम शीट्स? What are the different tools you carry with you while collecting plants for the preparation of a herbarium? What information should a preserved plant material on the herbarium sheet provide for taxonomical studies? क्वेश्चन आपको समझ में आया? आप कैसे एक हार्बेरियम शीट को प्रिपेयर करते हैं ये पूछा जा रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स? आप कौन कौन से डिफरेंट टूल्स अपने साथ लेकर के जाएंगे जब आप एक हार्बेरियम शीट की प्रिपरेशन के लिए कलेक्शन करने के लिए जाएंगे, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आप प्रिजर्व करेंगे एक प्लांट मटेरियल में, हार्बेरियम शीट पर लिखेंगे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए क्या चीज आप, क्या इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे, ये आपको लिखना है ना। तो इसके बारे में रिकॉल करेंगे, हर्बेरियम होती क्या चीज है, पहले ये सोचेंगे। हर्बेरियम क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस which are often used as reference material in describing plant taxa. आंसर लिखेंगे, for preservation of plant material on a herbarium sheet,
द फॉलोइंग टूल्स एंड स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। क्या क्या टूल्स, टूल्स में क्या क्या लिखेंगे? डिगर एंड प्रूनिंग नाइफ। डिगर यानी कि खोदने वाला कोई सामान होना चाहिए जिससे डिग किया जा सके। प्रूनिंग नाइफ, सिकल विद लॉन्ग हैंडल, वैस्कुलम, पॉलीथीन बैग्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स, जो भी चीजें हैं, कागज का कुछ बना हुआ, ब्लॉटिंग पेपर्स, प्लांट प्रेस यानी कि प्लांट को प्रेस करने के लिए प्लांट प्रेस होता है, और फील्ड नोटबुक चाहिए आपको ले जाने के लिए, हर्बेरियम शीट्स चाहिए आपको, ग्लू चाहिए उसको चिपकाने के लिए, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स भी चाहिए। One can prepare herbarium sheets by cutting papers. हर्बेरियम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप आंसर में लिखेंगे, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ऑन अ हर्बेरियम शीट द फॉलोइंग टूल्स एंड स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। टूल्स में क्या क्या होने चाहिए? टूल्स, डिगर एंड प्रूनिंग नाइफ, सिकल विद लॉन्ग हैंडल, वैस्कुलम, पॉलीथीन बैग्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, ब्लॉटिंग पेपर्स, प्लांट प्रेस, फील्ड नोटबुक, हर्बेरियम शीट्स, ग्लू, लेबल्स, स्मॉल ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स। अब हर्बेरियम शीट्स को प्रिपेयर करने के लिए वन कैन प्रिपेयर हर्बेरियम शीट्स बाय कटिंग पेपर्स ऑफ साइज नोट करेंगे 29 into 41.5 सेंटीमीटर्स, ईच पेपर का ये साइज होगा। द प्रिपरेशन ऑफ अ हर्बेरियम स्पेसिमेन रिक्वायर्ड फॉलोइंग स्टेप्स, ये निम्नलिखित स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला क्या आपके पास होना चाहिए? कोई भी कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट्स। जिस भी चीज को आपको हर्बेरियम में लगाना है उसका सबसे पहले कलेक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्रेसिंग। प्रेसिंग वो प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स द स्प्रेडिंग एंड प्रेसिंग ऑफ कलेक्टेड स्पेसिमेन। ओवर अ न्यूज़पेपर सो एज टू प्रिजर्व इट्स ऑल पार्ट्स, यानी कि उस पे जो आपका प्लांट प्रेस होता है उससे प्रेसिंग करते हैं जिससे स्प्रेड हो जाता है और कलेक्टेड स्पेसिमेन जो है वो प्रेस हो जाता है। ठीक है, एक न्यूज़पेपर के ऊपर या किसी कागज के ऊपर ये काम आपको करना है। तीसरा उसका स्टेप है ड्राइंग, यानी कि सुखाना। ड्राइंग में इट इन्वॉल्व्स द ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमेन बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर के फोल्ड्स के बीच में इसको जो भी स्पेसिमेन आपने कलेक्ट किया है उसको सुखाने की प्रोसेस होगी। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? पॉइजनिंग। ये प्रोसेस है जहाँ पे एंटी फंगल और पेस्टिसाइडल ट्रीटमेंट किया जाता है ड्राइड स्पेसिमेन का, ताकि उसके अंदर कोई भी कीड़े मकोड़े या किसी भी तरीके की फंगस ना लगे, है ना। तो पॉइजनिंग की प्रोसेस में क्या करेंगे बच्चों? पहला स्टेप है कि हम क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे। दूसरा स्टेप है कि स्पेसिमेन की प्रेसिंग करेंगे, हम जहाँ पे स्प्रेड करेंगे, उसको प्रेस करेंगे कलेक्टेड स्पेसिमेन को एक न्यूज़पेपर के ऊपर। तीसरा स्टेप क्या है? ड्राइंग करेंगे, उसको सुखाएंगे। इट इन्वॉल्व्स द ड्राइंग ऑफ द स्पेसिमेन बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर के फोल्ड्स के अंदर क्या करेंगे? उसको सुखाने के लिए रखेंगे। देन चौथा स्टेप क्या है? पॉइजनिंग करेंगे उसकी, उसमें एंटी फंगल मटेरियल डालेंगे और पेस्टिसाइडल मटेरियल डालेंगे। अब एंटी फंगल में हम क्या करेंगे? 2% HgCl2 डालेंगे, उसमें डिप करना होगा। और पेस्टिसाइडल में DDT का यूज करेंगे, DDT ट्रीटमेंट ऑफ द ड्राइड स्पेसिमेन। ये स्टेप फॉलो करेंगे। देन क्या होगा? माउंटिंग करेंगे। इट इन्वॉल्व्स माउंटिंग ऑफ द स्पेसिमेन ओवर अ हर्बेरियम शीट। अब उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर स्पेसिमेन को क्या करेंगे? लगाएंगे। ये पांचवा स्टेप हो गया। उसके बाद छठे स्टेप में हम क्या करेंगे? लेवलिंग करेंगे।
और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्राइड स्पेसिमेन आर द लास्ट स्टेप्स, है ना, वाइल प्रिपेयरिंग अ हर्बेरियम शीट। लेबलिंग यानी कि आइडेंटिफिकेशन करना और उसकी लेबलिंग करना, ये लास्ट स्टेप है किसका, हर्बेरियम शीट को बनाते समय। अब उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको नोट करने हैं। टूल्स, equipments required for the collection of herbarium specimens are as follows। कौन कौन से टूल्स या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो निम्नलिखित हैं। पहले नंबर में क्या रिक्वायर्ड है, अ टिन और एल्यूमिनियम कंटेनर ऑफ कितने साइज का, 50 इंटू 30 इंटू 15 सेंटीमीटर। या तो कोई टिन हो या कोई एल्यूमिनियम का कंटेनर होना चाहिए आपके पास। दूसरा क्या है, आपको क्या होना चाहिए इक्विपमेंट्स में, आपके पास कलेक्शन बैग्स, प्लास्टिक या पॉलीथीन के बैग्स अवेलेबल होने चाहिए। दूसरा, तीसरी जगह पे आपको डिगर फॉर डिगिंग रूट्स, यानी कि जड़ को खोदने के लिए, यदि कोई पूरी प्लांट आप चाहते हैं तो जड़ को खोदने के लिए एक डिगर होना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर में आपके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ एटलीस्ट 10x मैग्निफिकेशन, यानी कि अगर कोई छोटी सी चीज को आप निकालना है तो उसके लिए मैग्नीफाइंग लेंस आपके पास होना चाहिए जो कम से कम 10x पावर का होना चाहिए। पांचवा, आपके पास कॉपी जरूर होनी चाहिए, फील्ड नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद अ प्रिजर्व्ड प्लांट मटेरियल ऑन द हर्बेरियम शीट में प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली, जीनस, स्पीसीज, डेट ऑफ कलेक्शन, area of collection etc. for taxonomic studies। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना था, ये वाला उसको केवल मैंने आपको समझाया है, अगर कभी एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आप अपनी कॉपी में मेरे समझाने के बाद नोट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना एंड वेजिटेशन। ये तीनों शब्द आपको बहुत ज्यादा सुनने में आते हैं, तो इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है वो आपको लिखना है। इकॉर्निया crassipes is called as an exotic species while Rauwolfia serpentina is an endemic species in India, है ना। एक तो आपका एक्सोटिक स्पीसीज मानी जाती है और रुल्फिया सर्पेंटिना जो है वो एंडेमिक स्पीसीज मानी जाती है भारत में। व्हाट डू दीज टर्म्स एक्सोटिक और एंडेमिक, ये एक्सोटिक और एंडेमिक टर्म्स क्या हैं और ये किसको रेफर करते हैं वो आपको लिखना है। तो आंसर में आज हम केवल फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन के बारे में जान पाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन आर एज बिलो। एक टेबल बनाएंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन, मार्जिन दे लेंगे बीच बीच में। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा इज अ प्लांट लाइफ occurring in a particular region or time, generally the naturally occurring indigenous native plant life। फ्लोरा का मतलब कि ऐसा प्लांट लाइफ जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइम में मिलता है और जनरली प्राकृतिक रूप से ये नेटिव प्लांट लाइफ होती है, यानी कि वो वहीं की वेजिटेशन, वहीं की पैदाइश होती है। यानी कि फ्लोरा का मतलब ये है कि वो पौधा स्पेशली उसी एरिया में होता है ना, नेटिव प्लांट लाइफ उसकी होती है। फौना में लिखेंगे, फौना इज अ टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन एट पर्टिकुलर टाइम। एक निश्चित समय पे एक निश्चित एरिया में कितने जानवर संख्या में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं फौना, ठीक है। तो फ्लोरा फौना का मतलब पौधे और जंतु। फ्लोरा का मतलब बात हो गई पौधों की और फौना का मतलब जंतुओं की बात हो गई। Vegetation, it refers to the plant forms of region. It is broad and general term used for a plant forms which does not include particular taxa or any botanical characteristics। Vegetation का मतलब है कि बहुत बड़े वृहद पैमाने पर जनरल टर्म्स में प्लांट्स के लिए वेजिटेशन शब्द का यूज किया जाता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर टैक्सा या किसी भी बोटेनिकल कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है।
बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में आपने फ्लोरा, फौना और वेजिटेशन में अंतर को जाना। एक्सोटिक और एंडेमिक प्लांट्स हम किन्हें कहते हैं उसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको करवाए, आशा करती हूँ आपने वो अपनी कॉपी में नोट किए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।